जरा सोचिए, 1947 का वो दौर। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि 1947 का वो एक बेहद अव्यवस्थित और सैकड़ों हिस्सों में बटा हुआ भूभाग आज के आधुनिक और एकदम सुव्यवस्थित भारत के नक्शे में कैसे बदल गया? सच कहूं तो ये सिर्फ कागज पर लकीरें खींचने की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के निर्माण की एक बेहद गहरी और ऐतिहासिक यात्रा है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। भारत की सीमाओं के जन्म और राज्यों के पुनर्गठन के इस बेहद दिलचस्प ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट आधारित विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस भौगोलिक और राजनीतिक उथल-पुथल को एकदम करीब से समझेंगे जिसने हमारे इस देश के वर्तमान स्वरूप को आकार दिया है। हम इस पूरी ऐतिहासिक जर्नी को इन 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखने वाले हैं। 1947 का एक खंडित राष्ट्र, भाषाई राज्य की बहस, बदलाव का उत्प्रेरक, 1956 का पुनर्गठन अधिनियम और आखिर में आधुनिक भारत का निर्माण। पहला भाग 1947, एक खंडित राष्ट्र, उस समय की भारी विविधता को एक सूत्र में पिरोने की सबसे पहली चुनौती। आइए एक पल के लिए उस दौर में चलते हैं जब भारत ने आज़ादी की पहली सांस ली थी। अब जरा इस टेबल को देखिए। आज़ादी के समय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के कुल 29 राज्यों को 4 बिल्कुल अलग-अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया था। पार्ट ए में 9 ब्रिटिश प्रांत थे जहां चुनाव वाली विधायिका और राज्यपाल थे। पार्ट बी में हैदराबाद और मैसूर जैसी 9 बड़ी देसी रियासतें थीं जिनका बॉस राज प्रमुख कहलाता था। पार्ट सी में 10 छोटे कमिश्नरी क्षेत्र थे और पार्ट डी में अकेला अंडमान और निकोबार था। सोचकर देखिए, एक ही देश लेकिन प्रशासन के नियम सबके लिए अलग-अलग। ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं था और जाहिर है ऐसा सिस्टम लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता था। दूसरा भाग, भाषाई राज्य की बहस, प्रशासन और संस्कृति के बीच का सीधा तनाव। जैसा कि होना ही था, जल्द ही इस प्रशासनिक ढांचे और हमारी गहरी सांस्कृतिक विविधता के बीच एक बड़ा टकराव शुरू हो गया। हालात कुछ ऐसे बन गए कि एक तरफ सरकार थी और दूसरी तरफ आम जनता। एसके धर आयोग और बाद में जेवीपी समिति, जिसमें खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को साफ-साफ खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि यार, इससे तो देश की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। उनका मानना था कि राज्य सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बनने चाहिए। लेकिन जनता का मूड एकदम अलग था। लोगों में गहरा असंतोष फैल रहा था और वो अड़ गए कि राज्यों की सीमाएं वहां बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर ही तय होनी चाहिए। तीसरा भाग, बदलाव का उत्प्रेरक, एक व्यक्ति का सर्वोच्च बलिदान। जब सरकार और जनता के बीच ये रस्साकशी चरम पर थी, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 58 दिन, 58 डेज। यह सिर्फ कोई नंबर नहीं है, यह महात्मा गांधी के एक सच्चे अनुयायी पोट्टी श्री रामुलु के उस अटूट संकल्प की गवाही है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर वो आमरण अनशन पर बैठ गए। बिना भोजन, बिना पानी, लगातार 58 दिन। ये कोई मजाक नहीं है। और फिर 58वें दिन उनका दुखद निधन हो गया। इस बलिदान ने जैसे पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। ऐसा जन आक्रोश उमड़ा जिसे संभालना लगभग नामुमकिन हो गया। दबाव इतना ज्यादा था कि आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को घोषणा करनी ही पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास के 13 जिलों को अलग करके आंध्र बनाया गया। ये भारत का पहला राज्य था जो पूरी तरह से भाषा के आधार पर बना था। एक बहुत बड़ा गेम चेंजर। चौथा भाग, 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, एक राष्ट्र का नया नक्शा खींचने की शुरुआत। इस एक घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी और ये साफ हो गया कि अब पूरे देश की सीमाओं का दोबारा तार्किक तरीके से मूल्यांकन करना ही होगा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सीमाओं को फिर से खींचने का ये काम हवा में नहीं हुआ। बाकायदा फजल अली आयोग बना जिसने पूरे देश में 38,000 मील की यात्रा की। इन्होंने नए राज्यों के लिए 4 बहुत ही सॉलिड पिलर्स तय किए। पहला, देश की एकता और अखंडता हर हाल में सुरक्षित रहे। दूसरा, भाषा और संस्कृति में एकरूपता हो। तीसरा,
वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था प्रैक्टिकल हो, और चौथा, लोक कल्याणकारी योजनाएं सही से लागू हो सकें। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे फजल अली आयोग की सिफारिशों ने जादू सा कर दिया। 1956 के इस एक्ट ने पार्ट ए, बी, सी और डी के उस पुराने 29 राज्यों वाले कंफ्यूजिंग ढांचे को पूरी तरह खत्म कर दिया। उसकी जगह आई एक एकदम स्ट्रीमलाइंड और एकीकृत प्रणाली, जिसमें 14 मुख्य राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। यही वो ठोस नींव थी जिस पर आज का भारत खड़ा है। पांचवां और आखिरी भाग, आधुनिक भारत का निर्माण, वर्तमान स्वरूप तक का ये तेजी से हुआ विकास। बेशक कहानी 1956 पर आके खत्म नहीं होती। इसके बाद भी भारत का नक्शा प्रशासनिक और सांस्कृतिक जरूरतों के हिसाब से लगातार इवॉल्व होता रहा। चलिए फटाफट इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1960 में बंबई प्रांत को भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। फिर 1966 में शाह आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिससे हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ बने। पूर्वोत्तर में देखें तो 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1987 में गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश फुल स्टेट्स बन गए। साल 2000 में फोकस भाषा से हटकर विशुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेशन पर आ गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से अलग होकर झारखंड बना। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना सामने आया, और बिल्कुल हाल ही में 2019 का वो ऐतिहासिक बदलाव, जब जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। कुल मिलाकर 75 साल तक चले इस निरंतर प्रशासनिक और सांस्कृतिक बैलेंसिंग एक्ट का ही नतीजा है कि आज का भारत हमें ऐसा दिखता है। 1956 के उन 14 बुनियादी राज्यों से इवॉल्व होकर आज हमारे पास 28 राज्य हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा बेहतर प्रशासन के लिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम जिस नक्शे को आज इतना नॉर्मल मानते हैं ना, वो दरअसल दशकों के संघर्ष, सूझबूझ और इवोल्यूशन का सीधा रिजल्ट है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद गहरे विचार के साथ छोड़ता है। पुटी श्री मालुलु ने राज्य के गठन के लिए 58 दिन का प्राण घातक उपवास किया। ठीक उसी तरह मणिपुर की इरोम शर्मिला ने सैन्य कानून के खिलाफ 16 साल तक दुनिया के सबसे लंबी भूख हड़ताल की। इस तरह के असाधारण संघर्ष हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि एक लोकतंत्र को आकार देने में, उसकी नीतियों की दिशा बदलने में महज एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और उसका बलिदान आखिर कितनी दूर तक जा सकता है। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।